वेलकम टू प्राइम आई लर्न क्लासेस स्टूडेंट्स। प्राइम आई लर्न क्लासेस प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है जिसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। साथ ही साथ इसमें आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स को एनिमेशंस के थ्रू समझाया गया है। इसके अलावा इसमें आपको एडिशनल क्विज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इस वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है स्टूडेंट्स कि आप इसको एनी टाइम अपने पेज से देख सकते हैं। इसमें आपको रेगुलरली अपडेटेड वीडियो लेक्चर मिलता है। इस वीडियो लेक्चर का सबसे ज़्यादा फायदा आपको आपके एग्जाम टाइम पे होने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर, और इस चैप्टर से जो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है कि प्रतिरोधों का समूहन। फिर हम लोग प्रतिरोध के समूहन में पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समूहन तथा समांतर क्रम समूहन। फिर स्टूडेंट श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में हम लोग अंतर को जानेंगे। और इस लेक्चर के एंड में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध और उन प्रतिरोधों में विद्युत धारा का वितरण कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, प्रतिरोधों का समूहन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रतिरोध तथा प्रतिरोधक के बारे में जाने हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो प्रतिरोध होते हैं तो उन प्रतिरोधों का जो है समूहन जो है कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर अपने पास में अगर दो प्रतिरोधक हैं, ठीक है, तो इन दोनों प्रतिरोधों को जो है अगर अपने को प्रतिरोधकों को अगर जोड़ना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अपने पास में मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत तरीके हैं लेकिन मुख्य रूप से मेनली दो तरीका है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे के साथ में हम लोग ऐसे जोड़ दें, ठीक है। दूसरा तरीका अपना ये है कि इन दोनों प्रतिरोध, तो एक तरीका अपना ये हो गया। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स अपने पास में ये है कि जैसे कि एक प्रतिरोध को हम ऐसे रखें, फिर दूसरे प्रतिरोध को इसके नीचे में ऐसे रखें, और इन दोनों को स्टूडेंट्स हम क्या किए कि दोनों का एक सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दिए। तो दूसरा तरीका ये है, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों को क्या कहा जाता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम समूहन के बारे में। तो प्रतिरोध का समूहन जो है दो तरीका से होता है। एक है आपका श्रेणी क्रम समूहन तथा दूसरा तरीका है समांतर क्रम समूहन। स्टूडेंट्स, तो एक एक करके इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम समूहन के बारे में, ठीक है, कि प्रतिरोधों को जो है श्रेणी क्रम में कैसे समूहित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, श्रेणी क्रम समूहन का मतलब क्या होता है कि अगर अपने पास में तीन चार प्रतिरोध हैं, ठीक है, तो इन सभी प्रतिरोधों को, तीन चार या फिर जितना भी प्रतिरोध हो, ठीक है, इन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, एक सिरे का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ में हम लोग जोड़ दें, ठीक है। तो मतलब कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि अपने पास में ये एक प्रतिरोध है, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं हम, मान लेते हैं कि ये R1 प्रतिरोध है। स्टूडेंट्स, इस R1 प्रतिरोध को हम एक दूसरे प्रतिरोध, सपोज कीजिए कि ये R2 है स्टूडेंट्स, इसके साथ में अपने को अगर इसको जोड़ना है तो क्या किए कि एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के, मतलब कि एक प्रतिरोध का एंड पॉइंट और दूसरे का जो है स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों को क्या करते हैं एक साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये प्रतिरोध है अपना, ये R1 था, ये R2 है। मान लेते हैं कि एक तीसरा प्रतिरोध भी है अपने पास में। सपोज कीजिए इस R3 को जो है हम यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करते हैं, मतलब एक का आखिरी और दूसरे का पहला, ऐसे करके जोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये है अपना R3।
तो ये 3 प्रतिरोध जो है एक साथ में एक दूसरे के साथ जोड़ दिए गए। अब इन प्रतिरोधों को हम एक बैटरी से कनेक्शन दे, तो इस प्रकार का जो समूहन कहलाएगा स्टूडेंट, यही आपका कहलाता है श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, अब श्रेणी क्रम समूहन के लिए हम लोग समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि हम इन तीनों प्रतिरोधकों को एक साथ में अटैच कर देते हैं। इसके बाद में इनका कनेक्शन एक बैटरी तथा स्विच के साथ करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे इन प्रतिरोधकों के साथ में एक बैटरी लगा दें। तो मान लेते हैं कि ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इस प्रतिरोध के साथ में ऐसा कनेक्ट हो गया। तो सपोज कीजिए पॉजिटिव टर्मिनल को इसके साथ में हम ऐसा कनेक्ट कर दें, यहाँ से लेकर के आए और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। और जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है स्टूडेंट्स, उसको हम एक स्विच के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो ये है अपना स्विच। तो इस स्विच के साथ हम ऐसा कनेक्ट कर दिए स्टूडेंट्स, और जो प्रतिरोध का जो आखिरी छोर है ये भी स्विच के दूसरे सिरे के साथ में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट तो ये तो हो गया कनेक्शन। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर इसका परिपथ आरेख के रूप में देखना हो तो परिपथ आरेख के रूप में हम लोग कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अपने पास में 3 प्रतिरोध है स्टूडेंट, तो परिपथ आरेख के रूप में जोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, प्रतिरोध को हम ऐसे दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ये अपना प्रतिरोध R1 है, फिर एक दूसरा प्रतिरोध R2 तथा इसके साथ में एक तीसरा प्रतिरोध R3 हम ऐसे कनेक्ट कर दें। ये R1, R2 तथा ये R3, ये 3 प्रतिरोध अपने को कनेक्ट हो गए। अब इनका कनेक्शन एक बैटरी के साथ में है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं। और ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एक स्विच के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, स्विच का सिंबल अपना ऐसा होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में स्विच अपना ओपन है। अब इनको एक वायर के थ्रू हम तार से ऐसे सपोज कीजिए कि कनेक्ट कर दें। स्विच का दूसरा सिरा इसके थ्रू कनेक्ट हो गया। हम यहाँ पर इनका समतुल्य प्रतिरोध स्टूडेंट्स निकालने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध जो पहला हम लगाए हुए हैं, इसका नाम हम दे देते हैं, सपोज कीजिए कि स्टूडेंट्स AB। दूसरा प्रतिरोध अपना हो गया BC तथा तीसरा प्रतिरोध हो गया स्टूडेंट्स CD। ठीक है, तो ये अपने को 3 प्रतिरोध का नाम हो गया। ऐसा पॉइंट दे देते हैं AB, BC तथा CD। और मान लेते हैं कि इनके प्रतिरोध, इन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध मान लेते हैं कि क्रमशः क्या है, इसका R1, इसका R2 तथा इसका R3 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तथा इसका जो मुक्त सिरा है, जैसे कि E जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, और जो D वाला है वो किससे हो गया, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, एक स्विच से होते हुए स्टूडेंट। अब क्या करना है कि मान लेते हैं कि अगर इन तीनों प्रतिरोधों से होकर के इस बैटरी के द्वारा जो है, सपोज कीजिए कि अगर I धारा एक प्रवाहित हो रही है, तो मान लीजिए कि यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो है अपना करंट I। ठीक है, इससे एक धारा I प्रवाहित हुई, जो कि यही धारा I जो है आपको क्या है कि इन सभी प्रतिरोधों AB, BC तथा CD से होकर के प्रवाहित होगी स्टूडेंट। अब ये 3 बिंदु, ये सभी तो अलग अलग पॉइंट, प्रतिरोध जो है अलग अलग पॉइंट पे है, तो इनका विभवांतर भी आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो मतलब कि सपोज कीजिए कि इसके बीच का जो विभवांतर है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि E और बीच का विभवांतर क्या है, V1 है, तथा BC के बीच का विभवांतर क्या है, V2 है, तथा CD के बीच का विभवांतर स्टूडेंट्स मान लें अगर V3 है।
तो विभवांतर अपना निकल गया। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओम का नियम लगा सकते हैं। तो अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट किए करेंगे तो ये सब जो है क्या होगा, तब यहाँ पर आई करंट फ्लो करना चालू कर देगा। तो अब हम ओम का नियम लगा सकते हैं। तो ओम के नियम से स्टूडेंट्स वी कैन राइट ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज V1 होगा, ये V1 अपना क्या निकल करके आ जाएगा, I इंटू R1। चूंकि इस R1 से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I ही फ्लो हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा I R1। तथा V2 हम क्या लिख सकते हैं, V2 बराबर I, ये V2 है ना, V2 के लिए क्या हो जाएगा, इससे भी करंट I ही फ्लो हो रहा है, और जो आपका प्रतिरोध है क्या है, R2 है, तो I R2। सिमिलरली V3 के लिए क्या लिख सकते हैं, V3 का क्या होगा, इससे भी तो I ही फ्लो हो रहा है, और इसका प्रतिरोध कितना है R3, यानी कि I R3 लिख देंगे स्टूडेंट। अब देखिए कि मान लेते हैं कि अगर बैटरी का विभवांतर क्या है, अगर मान लें कि बैटरी का विभवांतर अगर आपका V है स्टूडेंट, ठीक है, तो बैटरी का विभवांतर V है, तो मतलब कह सकते हैं कि सिरा E और D के बीच का विभवांतर क्या है, इन दोनों के बीच का विभवांतर हम कह सकते हैं ना क्या है, V है, ठीक है, क्योंकि यही ना मुक्त सिरे हैं। तो इसका मतलब अगर हम E और D के बीच में, तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वोल्टेज लिखेंगे, यदि बैटरी का विभवांतर V हो तो क्या लिख सकते हैं हम, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट स्टूडेंट, V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताइए कि V1 आपका क्या है, IR1 है स्टूडेंट, तो लिख सकते हैं IR1। V2 कितना है, IR2 है, तो लिख सकते हैं IR2, और V3 कितना है, IR3 है, तो क्या लिख सकते हैं IR3, ठीक है। अब स्टूडेंट इन तीनों में से अपने को कॉमन क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा कॉमन, तो लिख देंगे I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए इस समूहन का जो अगर अपने को समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालना है, तो वो क्या होगा कि उस अकेले प्रतिरोध के बराबर होगा, जो कि इन जुड़े हुए ये जो तीनों प्रतिरोध हैं अपने R1 R2 और R3 उनके बराबर होगा, ठीक है, कि यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों के बदले अगर सर्किट में उस अकेले एक प्रतिरोध को लगा दिया जाए तो सेम प्रतिरोध अपना उत्पन्न करेगा, ठीक है। और परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये जो I है, इस पे भी आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अगर A और D के बीच का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो अपना RS है स्टूडेंट, तो क्या लिख सकते हैं, यदि A और D के बीच का समतुल्य प्रतिरोध RS हो तो हमारा सर्किट जो है, इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा, समतुल्य जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा बनेगा ऐसे, यहाँ पर RS एक प्रतिरोध लगा देंगे RS, ठीक है, और इस प्रतिरोध से भी सेम धारा आपको प्रवाहित होगी, और यहाँ पर लगेगा अपना बैटरी, ठीक है, और फिर इधर में एक स्विच कनेक्टेड है, और ये RS कनेक्टेड रहेगा बैटरी से, और स्विच भी जो है आपका ऐसे कनेक्टेड रहेगा। ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है निगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध के साथ में परिपथ आरेख स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर अगर हम ओम का नियम लगाएं स्टूडेंट,
यहाँ पर अगर हम ओम का नियम लगाएं तो इसलिए ओम के नियम से ओम के नियम से, तो ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं इसके बीच में, अगर ये वोल्टेज अपना क्या है V है, तो V इक्वल्स टू करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, इससे भी तो करंट I ही जा रहा है, तो I और प्रतिरोध कितना है RS है, तो क्या लिख सकते हैं IRS। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 का अगर स्टूडेंट्स हम तुलना करें तो यहाँ भी आपका V किसके बराबर है, इतने के बराबर, और यहाँ भी इतने बराबर है, मतलब कि दोनों समीकरण का आपका LHS वाला जो पार्ट है वो बराबर है, तो LHS बराबर है तो मतलब कि क्या हो जाएगा RHS बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों से अपना क्या निकल करके आएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर तुलना करें तो मतलब निकल के आएगा RHS, चूंकि LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, तो मतलब I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर I इंटू RS। ठीक है, अब स्टूडेंट I से I अपना क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो मतलब RS हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसलिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यही अपना समतुल्य प्रतिरोध का जो है श्रेणी क्रम में अगर संयोजित करते हैं तो उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 लगाए हैं, अगर पूछा जाए कि अगर ये कहा जाए कि अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में अगर इन तीनों को संयोजित कर दिया जाए स्टूडेंट, तो इनका जो समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। देखिए स्टूडेंट, प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन क्या होता है, यदि अपने पास में बहुत सारे प्रतिरोध हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ना है, तो सबसे पहले एक्चुअल में ये क्या है कि ये प्रतिरोधक है, सपोज कीजिए एक प्रतिरोधक ये है, ये अपना हो गया दूसरा प्रतिरोधक, मान लेते हैं कि एक और प्रतिरोधक अपने पास में तीसरा कोई और एक प्रतिरोधक है। ठीक है, अब इन तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार से हम जोड़ें कि इनका एक सिरा एक साथ में कनेक्टेड हो, तो सपोज कीजिए इनके इन तीनों सिरों को हम यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तथा दूसरा सिरा को भी एक साथ में ऐसे कनेक्ट कर दें। अब कनेक्ट करने के बाद में इनको ऐसे क्या करते हैं कि हम एक बैटरी का कनेक्शन दे देते, तो इस प्रकार से कनेक्ट करने को कि मतलब कि तीनों को अगर प्रतिरोध है सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ, तो इस प्रकार का समूहन जो है समांतर क्रम समूहन कहलाता है स्टूडेंट। अब इस समांतर क्रम समूहन में हम लोग जानेंगे कि जो समतुल्य प्रतिरोध इसका निकलेगा वो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद में इनको हम एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमने इसको एक सेल से एक सेल लगाया और फिर अपने को एक स्विच का जरूरत पड़ेगा, तो ये है अपना स्विच सर्किट में। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट कि हम इन तीनों प्रतिरोधों को जिससे जोड़े हुए हैं तो उससे एक वायर लेकर के उसका एक सिरा जो है बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ देते हैं, तथा उसका जो दूसरा सिरा है स्टूडेंट सपोज कीजिए ये, और इन प्रतिरोधों से जो दूसरा सिरा निकलेगा वो स्विच के एक साइड में, और स्विच का दूसरा सिरा हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देते हैं। तो ये रहा कि एक्चुअल कनेक्शन हमारा ऐसे होता है। ठीक है, अब अगर इसका परिपथ आरेख स्टूडेंट्स खींचना है तो परिपथ आरेख क्या होगा कि अपने पास में 3 रेजिस्टर्स हैं,
मतलब कि 3 प्रतिरोधक हैं, तो इन तीनों प्रतिरोधकों को हम लोग कैसे खींच सकते हैं, ऐसा मान लीजिए कि एक प्रतिरोधक अपना ये है, ये अपना दूसरा प्रतिरोधक है तथा ये अपना तीसरा प्रतिरोधक है स्टूडेंट, ठीक है। अब इन तीनों प्रतिरोधकों को चूंकि समांतर क्रम में जोड़ना है तो ये क्या होगा, सब एक साथ ऐसे एक एक सिरा जुड़ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका जो प्रतिरोधक वैल्यू है ये R1 है, ये R2 है तथा ये इसका R3। यहाँ पे अगर नाम दे दे R1, R2 और R3। अब इसको एक बैटरी से सप्लाई देना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम बैटरी का संकेत क्या होता है, ऐसा एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, तो इसको एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, स्विच के एक एंड से। तो मान लेते हैं ये है अपना स्विच का एक एंड। तो यहाँ पर हम इसको स्विच से ऐसे कनेक्ट कर दें और जो अपना प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा ला करके स्विच के दूसरे एंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि 3 प्रतिरोध को एक साथ कनेक्ट कर दिए। तो मान लिए कि ये तीनों का जो जंक्शन पॉइंट है जहां पर ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो मान लेते हैं ये है पॉइंट ए तथा ये है पॉइंट बी, ठीक है। अब ये बैटरी द्वारा मान लेते हैं कि परिपथ में स्टूडेंट अगर धारा मान लें कि I प्रवाहित हो रही है इस बैटरी के द्वारा, तो यह धारा बिंदु ए पर आने के बाद में क्या होगी, बिंदु ए पर जैसे ही ये पहुंचेगी 3 भागों में विभक्त हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो एक इधर से जाएगा धारा, दूसरा धारा इस प्रतिरोध से होकर के और तीसरा धारा R3 से होकर के जाएगा। और तो मान लेते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि R1 में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है I1, जो R2 में प्रवाहित हो रही है I2 तथा R3 में जो प्रवाहित हो रही है मान लेते हैं कि I3 प्रवाहित हो रही है। परंतु ये तीनों की तीनों धाराएं के बिंदु B पर जाने के बाद में क्या हो जाती हैं, पुनः ये तीनों मिल करके मुख्य धारा I ही बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको I धारा ही मिलेगा और यहाँ पर ये धारा कब प्रवाहित होगा, जब ये स्विच अपना क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा तब, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब चूंकि ये सभी की सभी धाराएं मिल करके क्या बना देती हैं, I बना देती हैं, ठीक है। I1, I2 और I3 मिल करके I बनाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 पे स्टूडेंट। अब मान लेते हैं कि A और B के बीच का जो विभवांतर है स्टूडेंट, अगर वो V है, यही ना विभवांतर होगा A और B के बीच का V, जो बैटरी का विभवांतर है, ठीक है। और चूंकि प्रत्येक प्रतिरोध A और B के बीच में आपको जुड़ा हुआ है, ये तीनों का तीनों प्रतिरोध क्या है, A और B के बीच में ही जुड़ा हुआ है, अतः प्रत्येक सिरे के बीच का विभवांतर भी अपना क्या होगा, इनके बीच का भी विभवांतर V के ही बराबर होगा, ठीक है। अतः हम ओम के नियम से स्टूडेंट क्या कह सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं ओम के नियम से। तो ओम के नियम से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं ये जो I1 का मान होगा, तो I1 का मान अपना क्या होगा, I1 जो है R1 से प्रवाहित हो रहा है स्टूडेंट्स, I1 आपको R1 से प्रवाहित हो रहा है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V, इसके R1 के बीच का वोल्टेज कितना है V, अब बाई R1। सिमिलरली I2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं V बाई R2 और I3 बराबर क्या लिख सकते हैं V बाई R3, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों मानों को स्टूडेंट्स I1 और I2 और I3 को समीकरण 1 में अगर रख दें, ठीक है, लिख सकते हैं कि I1, I2 तथा I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर 1 में हम स्टूडेंट्स अगर इन तीनों मानों को रख दें
तो अपने को एक नया समीकरण मिलेगा। वो कैसा मिलेगा अभी देख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 की जगह पर क्या रखेंगे V/R1, I2 की जगह पर V/R2 तथा I3 की जगह पर V/R3। अब स्टूडेंट्स इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि A और B के बीच का जो बिंदु A तथा B है, ये 3 रजिस्टर लगाए हुए हैं, अगर मान लेते हैं कि इनके बीच का समतुल्य प्रतिरोध RP है, ठीक है, तो इन तीनों के बदले में एक हम RP अगर रजिस्टर लगा दे तो इन तीनों का इस क्रम में जोड़ने पर जो प्रतिरोध होगा वो सेम प्रतिरोध किसका होगा, RP का होगा। तो ये कनेक्शन हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा स्टूडेंट। कनेक्शन हमारा बनेगा जो RP के साथ में, ये हो गया अपना RP, इसके साथ में अपना कनेक्ट रहेगा बैटरी, यहाँ पर हो गया अपना बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर इसके साथ में एक अपना स्विच जाएगा और इससे एक वायर निकल करके इधर में से कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे भी जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, I होगी, और जो वोल्टेज रहेगा वो क्या होगा, V होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओम के नियम से स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ओम के नियम से इस समतुल्य प्रतिरोध RP को लगाने के बाद में ये जो धारा I है, तो इस धारा I का मान क्या होगा स्टूडेंट, I इक्वल्स टू V/RP। अब स्टूडेंट्स इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अगर हम समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का स्टूडेंट्स अगर तुलना करें, ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों का LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों का RHS के बराबर लिखेंगे, तो इसका मतलब V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 बराबर V/RP। तो सब में से आपका क्या हो जाएगा, V कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर V/RP। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर V से V आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो स्टूडेंट्स ये है अपना फॉर्मूला समतुल्य प्रतिरोध निकालने का, यदि 3 प्रतिरोध आपस में एक दूसरे से क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए। अर्थात इस इक्वेशन को देख करके स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि पार्श्वक्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के जो समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक साइड हम इधर लिख देते हैं, सपोज कीजिए कि श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा साइड अपना हो गया समांतर क्रम समूहन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में अभी हम लोग अंतर जानेंगे। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले बात करते हैं इस श्रेणी क्रम के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधकों में से एक ही धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि क्या होता है कि श्रेणी क्रम में संयोजन कैसा होता है, ऐसा एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, मान लीजिए ये एक प्रतिरोध, ये अपना एक दूसरा प्रतिरोध, अगर ये तीसरा प्रतिरोध,
तो जो धारा, इस सपोज कीजिए कि ये एक आई धारा इससे प्रवाहित हो रही है, तो यही धारा जो है स्टूडेंट आपको क्या होगा कि ये सेम धारा जो है इससे भी आई ही प्रवाहित होगा और इससे भी आपको आई ही प्रवाहित होता है। तो क्या होता है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों से होकर के सेम धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उनके सिरों के बीच में जो भी ये प्रतिरोध होते हैं, इनके सिरों के बीच में विभवांतर क्या होता है, उनके प्रतिरोध के अनुसार आपका क्या होगा, सबके बीच में विभवांतर अलग अलग होगा। मतलब कि वोल्टेज आपका सबका अलग, सपोज कीजिए कि इसके बीच का वोल्टेज V1 है, इसके बीच का वोल्टेज क्या है V2 है, इसके बीच का वोल्टेज V3। तो ये प्रतिरोध के हिसाब से वोल्टेज आपका इनके बीच में चेंज करेगा। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट, समांतर क्रम में कैसा होता है कनेक्शन, समांतर क्रम में ये सभी एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं। तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के बीच में क्या होता है कि विभवांतर आपको समान रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये यही पॉइंट एंट्री है और ये आपका एग्जिट पॉइंट है। तो मतलब कि विभवांतर आपको एक फिक्स बिंदु के बीच में ही सभी प्रतिरोधों के लिए हो रहा है, तो विभवांतर आपका क्या होगा, सेम होगा। परंतु उसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि अगर यहाँ से कोई करंट अगर घुस रहा है इस सर्किट में, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इन तीन प्रतिरोध हो गए। तो सपोज कीजिए कि अगर यहाँ से कोई करंट मान लीजिए कि आई इस सर्किट में प्रवेश किया, तो ये आपको ये करंट क्या होता है कि इस नोड पे आपको अलग अलग भागों में विभक्त है। तो सपोज कीजिए यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। तो मतलब कि समांतर क्रम में करंट का मान हर प्रतिरोध से अपना प्रतिरोध के हिसाब से उसमें अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज जो है हर प्रतिरोध के बीच में सेम रहेगा। जबकि श्रेणी क्रम में आपको वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट हर प्रतिरोध से सेम होता है। अब देखिए दूसरा अंतर यह है कि श्रेणी क्रम समूहन में आपको क्या होता है कि जो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अगर R1, R2 और R3 के अगर तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका जो क्या बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, सपोज कीजिए अगर RS है तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे निकल के आएगा। यहाँ नाम दे दें अगर हम R1, R2, R3, यहाँ भी नाम दे देते हैं R1, R2, R3। जबकि समांतर क्रम में स्टूडेंट्स आपका क्या होता है कि जो समतुल्य प्रतिरोध होता है तो वो उस समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि अगर समतुल्य प्रतिरोध Rp है तो 1/Rp किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के, ठीक है। तीसरा अंतर स्टूडेंट ये है कि श्रेणी क्रम समूहन में जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होगा। तो ये जो RS का जो भी आपका वैल्यू आएगा वो इंडिविजुअल, अगर अलग अलग वैल्यू की बात करें तो वो R1, R2 और R3 सबके अलग अलग वैल्यू से अलग, मतलब कि ज्यादा ही होगा, ठीक है। जबकि समांतर क्रम समूहन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि समांतर क्रम समूहन में जो समतुल्य प्रतिरोध ये Rp का मान होगा वो अलग अलग सभी प्रतिरोधों को अगर मान को देखा जाए तो उनसे कम होता है, हमेशा कम होता है, ठीक है। चौथा अंतर स्टूडेंट्स ये है कि श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि अगर किसी एक प्रतिरोध को अगर परिपथ से हटा दिया जाए तो बचे हुए प्रतिरोध में क्या होता है कि जो धारा प्रवाहित होती है वो शून्य हो जाती है, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर R1, R2 और R3 ये तीन प्रतिरोध अगर ऐसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर हम इनमें से किसी एक को अगर सपोज कीजिए यहाँ से हटा दें, इसको हम हटा दें, पहले तो I धारा यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रवाहित हो रहा था I। अब यहाँ से तो बीच में से तो सर्किट आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ब्रेक हो गया तो क्या धारा आगे पहुंच पाएगा, तो नहीं पहुंच पाएगा। तो मतलब पूरे सर्किट में जो है धारा शून्य हो जाएगी अगर एक भी प्रतिरोध उसमें हटा दिया जाए तो।
और जबकि आपको जो है समांतर क्रम समूहन में क्या होता है, किसी एक प्रतिरोधक को अगर हटा भी दिया जाए तो उससे परिपथ के जो बाकी के प्रतिरोधक होते हैं उनमें धारा जो है प्रवाहित होती रहेगी। सपोज कीजिए यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, R1, ये अपना R2 तथा ये R3, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि कनेक्शन अपना कुछ ऐसा है, यहाँ से ये ऐसे कनेक्टेड है। तो क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे करंट आपको I प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो इसमें I1 यहाँ पे चूंकि पैरेलल में आपको क्या होता है, करंट वितरित हो जाता है। अगर हम यहाँ से कोई एक अगर सर्किट हटा भी दे, सपोज कीजिए अगर हम यहाँ से R2 को स्टूडेंट्स हटा दिए, प्रतिरोध R2 को हटा देने के बाद क्या होगा कि अगर ये हट भी गया तो क्या है कि बाकी में तो धारा आपको प्रवाहित होगा, I2 धारा जो है आपको प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है, I2 यहाँ पर नहीं जाएगा, लेकिन I1 और I3 धारा आपको प्रवाहित होती रहेगी, ठीक है। तो यही अंतर है आपको श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समूहन में स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध और उन प्रतिरोधों में विद्युत धारा का वितरण कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सर्किट आपको एक डिजाइन करते हैं, एक परिपथ खींचते हैं। तो मान लेते हैं कि अपने पास में दो प्रतिरोध ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि अपने पास दो प्रतिरोध है R1 तथा R2, ये मान लीजिए R1 और दूसरा प्रतिरोध R2, और ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में ऐसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। अब इनको जो है समांतर क्रम में जोड़कर इसको जो है हम क्या करते हैं, एक बैटरी से सपोज कीजिए कि जोड़ दिए। तो यहाँ इसको ला करके एक बैटरी यहाँ पर लगा दिए हम, और इस बैटरी को जो है एक स्विच से हम कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया अपना एक स्विच, और इस स्विच का दूसरा कनेक्शन ये जो हम प्रतिरोधक कनेक्ट किए हुए थे उसके दूसरे साइड से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम मान लें कि इस सर्किट में जो है अगर सपोज कीजिए कि धारा I अगर प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए कि यहाँ पर सर्किट में धारा I प्रवाहित हो रही है तथा जो बैटरी का वोल्टेज है वो क्या है, V है। अब स्टूडेंट्स अगर हम मान लें कि इस परिपथ का, ये जो परिपथ आरेख खींचे हुए हैं, इस संयोजन का अगर समतुल्य प्रतिरोध Rp है, तो Rp अपना कैसे निकलेगा, लिख सकते हैं परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध Rp बराबर लिख सकते हैं Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। यानी कि एलसीएम जब ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, R1 इंटू R2, तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसका मतलब सॉरी, यहाँ Rp की जगह यहाँ 1/Rp होगा ना, क्योंकि ये आपका क्या है, समांतर क्रम संयोजन है ना, तो यहाँ क्या लिखाएगा 1/Rp। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए Rp बराबर लिख सकते हैं R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स समीकरण 1, ठीक है। अब चूंकि परिपथ में आपको धारा I प्रवाहित हो रही है, तो दोनों प्रतिरोधों में जो है, तो अब ये तो समांतर क्रम समूहन है, तो यानी कि यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी वो आपको कौन सी धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से आपको I1 मान लेते हैं, और यहाँ से आपको I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो मतलब देखिए स्टूडेंट
क्या है कि इनके बीच में धारा आपको I1 तथा I2 प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो हम I का मान कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर ओम के नियम अगर हम लगाएं तो R वाला जो R1 है अपना प्रतिरोध, ये वाला R1, ठीक है, तो इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मान लेते हैं कि क्या है। अगर सपोज कीजिए कि इसके बीच का विभवांतर V1 है, ठीक है, तथा इसके बीच का विभवांतर अगर V2 है, तो हम V1 को ओम के नियम से लिख सकते हैं V1 बराबर I/R1। सिमिलरली V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, I/R2। किंतु स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो मतलब कि सिरों के बीच का जो विभवांतर है क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब आपको जो है V1 और V2 बराबर होगा। V1 और V2 जब ये दोनों बराबर होगा तो मतलब क्या होगा, I/R1 बराबर हो जाएगा I/R2 के। तो इसलिए इसका मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो I2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ I1R1 होगा ना, I2R2, ठीक है, I1R1 I2R2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I2 इक्वल्स टू I1 इंटू R1/R2 लिख सकते हैं। अगर हम इन सभी मानों को अगर समीकरण 2 में अगर हम स्टूडेंट रखते हैं, इस मान को लिख देते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्लियर रहेगा। इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देते हैं अगर हम, तो अपने को क्या मिलेगा, तो अपने को मिलता है I इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में अगर इस मान को रखें तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये I1 और I2 की जगह पर हम क्या रख देंगे, I1/R1/R2, ठीक है। तो मतलब लिख सकते हैं I1 प्लस I1 इंटू R1/R2, ठीक है। तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से हम I1 कॉमन ले सकते हैं, तो I1 इंटू 1 प्लस R1/R2, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, I इक्वल्स टू I1 इंटू ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2/R2, ठीक है। तो इसका मतलब आपको हम कह सकते हैं कि I1 बराबर, अगर केवल हम I1 को लिखे तो इसका मतलब यहाँ से I1 का वैल्यू निकल जाएगा। I1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2, I इंटू R2/R1 प्लस R2, ठीक है। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम समीकरण 3। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, I2 बराबर I इंटू R1/R1 प्लस R2। तो स्टूडेंट्स ये हो गए दो फॉर्मूला कि अगर समांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उन दोनों प्रतिरोधों से हो करके जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके लिए ये दो समीकरण हैं स्टूडेंट्स, कि उन विद्युत धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा का मान आप शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपको I1 का वैल्यू निकालना है जो कि R1 से जा रहा है, तो टोटल करंट का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में हो जाएगा, ये R
उसका R2 अब डिवाइड में हमेशा आपको दोनों प्रतिरोधों का सम रहेगा। सिमिलरली I2 के लिए क्या होगा, I इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। Thank you for watching this video, student. Have a nice